ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी टीवी और पाकिस्तान की हम थोड़ी चर्चा कर लें, क्योंकि पाकिस्तान में जो मोस्ट वांटेड आतंकी हैं उनके बीच में एक अननोन गनमैन का खौफ चरम पर है और इसका सबूत अब एक तस्वीर के जरिए आपके सामने रखती हूँ। पुलवामा आतंकी हमले का मास्टरमाइंड हमजा बुरहान मारा गया और उसे इस्लामाबाद में दफनाया गया। इस दौरान नमाज जनाजा में टॉप मोस्ट आतंकी कड़ी सुरक्षा के बीच पहुंचे। AK-47 वाले गनमैन उनके साथ मौजूद थे कि कहीं ऐसा ना हो कहीं से कोई और धुरंधर आ जाए, इनका काम निपटा कर चला जाए, इसलिए इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच में फिर जनाजे में शामिल हो रहे हैं आतंकी संगठन अल बद्र का चीफ बख्त जमीन खान भी हमजा बुरहान के जनाजे में पहुंचा। आतंकी बख्त जमीन खान की सुरक्षा में AK-47 और मॉडर्न हथियारों से लैस आतंकी दिखाई दिए। पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड और भारत के वांटेड आतंकी हमजा बुरहान की हत्या अज्ञात हमलावरों ने की। इसके बाद बख्त जमीन खान और हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ सैयद सलाउद्दीन जैसे आतंकी कमांडर्स में यह डर साफ देखा जा रहा है। अब मुझे तो ऐसी खबरें पढ़ने में समीर जी बड़ी खुशी मिलती है जहां पर आतंकी खौफ में हो, कहीं कोई अननोन गनमैन आकर उनका काम तमाम कर जाए और फिर जनाजे में जो आतंकी शामिल हो वो भी डरा सहमा हुआ सा सिक्योरिटी के बीच में चलता हुआ दिखाई दे। लेकिन जल्द कब्र वाले दिन बाकी आतंकियों के भी आने वाले हैं। ऐसी खबरों के बाद ये बात पुख्ता होती है। मुझे लगता है बाकी आतंकवादी इतने डर गए हैं कि वो बिल में घुस के बैठ गए, निकल नहीं रहे। जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान के अंदर भारत विरोधी जो आतंकवादी रहे, जो तमाम तरह के बयान देते रहे, जो सोशल मीडिया पर अपनी हेकड़ी बताते रहे, जिन्होंने भारत के अंदर किसी आतंकवादी घटना को अंजाम देने का श्रेय लिया था या भविष्य में भारत में किसी आतंकवादी घटना को देने की कोशिश कर रहे थे, मोटरसाइकिल सवार वहाँ जा रहे हैं और उनको निशाना बना रहे हैं। अब वो कैसे बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं, कौन उसके पीछे है, ये बात की बात है। लेकिन मुझे लगता है कि अब उन लोगों को पता है कि भाई वो दिन चला गया कि आप पाकिस्तान में रहकर भी आप सुरक्षित रह सकते हो। पाकिस्तान में रहकर आप भारत के खिलाफ आग उगलोगे, आतंकवादी गतिविधियों का अंजाम दोगे, भारत में आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करोगे, उन्हें सहयोग प्रदान करोगे, तो आप अपने घर पाकिस्तान में भी आपको कोई आपका आका बचा नहीं सकता। पाकिस्तान में आकर भी आपका खेल होगा। और ये बताया लगातार 7वीं बार हुआ है जब मोटरसाइकिल गए व्यक्ति ने 7वें व्यक्ति को जिस तरीके से वहाँ पर ढेर कर दिया। तो मुझे लग रहा है कि बचे हुए लोग हैं। कहा जा रहा है कि अभी एक और जो बहुत बड़ा भी जिसका भारत ने जब अभी हमला किया था ऑपरेशन सिंदूर के समान, तो एक आतंकवादी का पूरा परिवार जब खत्म हो गया, वो किसी तरह से बच गया है, वो भी गुफा के अंदर किसी बिल में जाकर बैठ गया है। जो पहले सार्वजनिक जगहों पर कार्यक्रम करते थे, बड़ी बड़ी रैलियों को संबोधित करते थे, भारत के खिलाफ जो आतंकवादी और आग उगलते थे, आज कोई पाकिस्तान के अंदर नहीं, उन्हें पता है कि भारत की सरकार है, किस तरीके से कहां आकर मारा जाएगा कुछ नहीं कह सकते। और मुझे लग रहा है कि अब पाकिस्तान के अंदर भी वो सुरक्षित नहीं है और सब के सब लोग शांत हो गए। यह बताता है कि किसी देश का काम करने का तरीका और डर कैसा होता है। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग चर्चा वहां पे भी हो रही है। मैं एक ही लाइन बोलूंगा क्योंकि बहुत विस्तार से मैंने कहा आपने इस्लामाबाद का जिक्र किया है, हो सकता है इस्लामाबाद के लोगों के लिए अननोन गनमैन हो। आप हल्के से में इतना तीखा बोलते हैं। नहीं, आप लोग ऐसा क्यों मान रहे हैं कि पाकिस्तान में सारे लोग पापी ही के पक्ष में? कुछ लोग होंगे जिनको लगता है कि ये पापी नहीं रहने चाहिए। एक काम कीजिए, आप दोनों शास्त्रार्थ कर लीजिए। मुझे लगता है एक लाइन में आपने दोनों बराबरी कर लिया है। ठीक है, आगे चलिए। आइए भीषण गर्मी की बात कर लेते हैं, बात बिजली की कर लेते हैं, बात यूपी की कर लेते हैं। शहर शहर बिजली की किल्लत से लोग परेशान हैं। लखनऊ से लेकर बरेली और गोरखपुर तक बिजली संकट बड़ा रूप ले चुकी है। इसे लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोला, बैक टू बैक 3 पोस्ट किए। एसपी अध्यक्ष ने साफ लिखा कि इसके पीछे योगी सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार हैं। बिजली विभाग की संविदा कर्मचारियों पर छटनी की तलवार लटक रही है, जिससे चलते दबाव में वो काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव को जवाब देने के लिए मोर्चा संभाला खुद ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने ही। उन्होंने अखिलेश यादव के राज के दौरान बिजली से जुड़ा हुआ पूरा चार्ट शेयर किया। उन्होंने लिखा कि जब भी आईना उठाया करो तो पहले अपना चेहरा देखा करो, फिर दिखाया करो। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कई शहरों में पावर कट चरम पर है, जिससे लोगों में गुस्सा है, तो चुनाव से पहले ये सियासी रंग भी लेने लगा है। अखिलेश यादव सरकार को आईना दिखा रहे हैं, तो सरकार अखिलेश यादव को उनका कार्यकाल याद दिला रही है। इन सबके बीच बड़ी हकीकत यह है कि कल का दिन अभी तक की गर्मी में सबसे ज्यादा बड़ा गर्म दिन था। बहुत भीषण गर्मी थी और जब आप उसका नक्शा देखेंगे कि किन किन शहरों में ज्यादा गर्मी थी, तब आप ये पाएंगे कि उत्तर प्रदेश के शहरों में भीषण गर्मी थी।
रेगिस्तान के रेत जो हैं वो पीछे छूट गए। जितनी गर्मी उत्तर प्रदेश में पड़ रही थी उसके बाद आप फिर ये देखिए ना, कहीं पर बिजली जाएगी तो तकलीफ तो होगी ही हर्षवर्धन जी, वो तकलीफ हो रही थी लोगों को। और इसमें आप पुराना चार्ट देखिए, मेरा इसमें बड़ा साफ कहना है कि पहले जिसने भी जो किया वो सरकार से चला गया। अब बारी आपकी है, 10 साल से आपकी सरकार है। AK शर्मा ने बात तो ठीक की, लेकिन उनको नतीजा भी तो पता होगा, फ्यूज किसका उड़ा था। फिर आपने एक लाइन में कर दिया काम। चलिए देखिए, सबसे पहले तो ये कि पता नहीं ये क्यों परंपरा खत्म हो गई है। कुछ मामलों पे समझ में आता है, ठीक है कि मोदी सरकार में मंत्रियों के इस्तीफे काम के आधार पर नहीं होते हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है ना कि लोकतंत्र में जनता के पास और क्या होता है, वो प्रतिक्रिया देती है। बाकी 5 साल में चुनाव में देती, तो चुनाव में देगी तो फिर तो देगी ही देगी, उसमें क्या कौन सी बात हुई। अब उत्तर प्रदेश हो या देश हो, भारत सरकार ने कमाल का काम किया है 12 वर्षों में। अभी ये जो कल तक का आंकड़ा था 270.82 गीगावाट, ये पीक है जी। लेकिन 18 तारीख को 257, 19 को 260, मई को 20 को 265 और 21 को 270 हो गई। अभी मुझे लगता है कि 3 बजे आंकड़ा आएगा तो वो और बढ़ जाएगी, यानी पीक डिमांड बढ़ती जा रही है। ये अच्छी बात है कि हमने सरकार को ये देखा कि सरकार ने उसकी तैयारी की और गर्मियों में लाइट उस तरह से नहीं जाती है जैसा 2011, 12, 13 में 19 राज्य एक साथ बिजली कटौती हो गई थी, पावर ग्रिड फेल्योर हो गया था, 48 घंटे तक ट्रेनें नहीं चल पाई थी इलेक्ट्रिक वाले रूट पे। हम उससे बहुत आगे आ गए। लेकिन अगर आज के दिन हम कहेंगे कि अच्छा तब वो था, आज मान लो 1 घंटे, रात को 2 घंटे, मैं इसलिए कह रहा हूं संदर्भ समझ में बिल्कुल ठीक बात कि घंटे 2 घंटे लाइट चली गई। अब ये जो रात बीती ये नहीं, इससे पहले जो रात बीती, हम नोएडा में है, सोसाइटी में है, तो डीजी चल जाता है, लेकिन 5 बार लाइट कितना बिल उठता है सर फिर उसका? नहीं, बिल तो उठता ही है, लेकिन वो तो मान लीजिए कि आप सोसाइटी में रह रहे हैं, देते ही हैं, लेकिन यू आर बाउंड टू। लेकिन 5 बार लाइट कटी। अब जरा आप कल्पना कीजिए, 5 बार लाइट कटी आई और उसमें जिसकी नींद खुल गई होगी, हम जैसे लोग तो मतलब इस मामले में तो ऐसा होता है, नींद खुल गई तो खुल गई। कल लखनऊ में कई इलाकों में 2-2 घंटे तक लाइट की कटौती रही। अब सर, वो बरेली में एक जगह ट्रांसफार्मर 3 खराब दिन हुआ। तक लाइट नहीं। अब सोचिए जरा, और अगर इसके बाद विभाग का मंत्री बताने लगेगा कि आईना पहले क्या कह रहे हैं कि पहले खुद देखा देखा करो, करो, दिखाया फिर करो। दिखाया शेरो शायरी थोड़ी ना है भाई। गर्मी में शरीर कांप रहा है टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, हलक सूख रहा है, बच्चों की तबीयत खराब हो रही है, जो सामान्य व्यक्ति है वो बेहोश हो रहे हैं लोग, बच्चे बेहोश और हो रहे उसमें आप शायरी सुनाने लगेंगे। मुझे लगता है कि जरा सोचना चाहिए कि AK शर्मा जी, मतलब अब वो जो आंकड़े बता रहे हैं वो तो बड़े अच्छे अच्छे आंकड़े बता रहे हैं, हो सकता है ठीक ही हो, लेकिन जो जमीन पर दिख रहा है वो मुश्किल है और सरकार को बहुत गंभीरता से इस पर सोचना चाहिए। और सरकार का काम यह है कि जहां त्रुटियां हैं उसको सुधारना, ना कि पहले क्या हुआ वो बताना। जो पहले हुआ था उसका उनका घर बिठा नतीजा- दिया, हाँ, उनको नतीजा घर बिठा उनको दिया। मिल चुका है। लेकिन बस इसमें एक लगे हाथ एक बात और जोड़ दूं, ऐसे ये जो PM सूर्य घर योजना है इसने कमाल किया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि जिसके घर पे छत है और अगर उसके घर पे सोलर पैनल नहीं है तो फिर वो भी एक तरह से अपराधी है इसमें। इसको समझिए आप, बिजली तो आपूर्ति हो रही, जो सरकार करे, सरकार को बिल्कुल अकाउंटेबल ठहराना, दोष जाए, लेकिन अगर आपके पास एक स्कीम है, एक योजना है, तो सोलर पैनल लगवाकर आप उससे राहत पा सकते हैं। ये एक पेट्रोल डीजल की भी खबर है सर। सोलर पैनल अब आप कितना बड़ा छत पर लगाएंगे मुझे लेकिन एयर कंडीशनर यदि आप चला रहे हैं तो संभवतः सोलर पैनल से शायद न चल पाता हो। सर, पंखा और यदि आप चलाते हैं तो बहुत बड़ा और बहुत महंगा उसका। नहीं सर, मैं अपने सर, घर तो की अलग रास्ता है ना। अभी सर, तो सरकार कैसे काम कर रही है उस पर मतलब ये सारे रास्ते तो होने चाहिए। 3 किलोवाट का होता है और जिसके घर में लगा एक AC आसानी से चल सकता है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ सोलर ये जो बात पैनल कह रहे हैं हर जी वो ठीक बात है। ऐसे तो बहुत सारी बातें करें कि AC भी मत चलाइए, खुली हवा में छत पर सोइए और ये सारे काम, बात वो नहीं है। वो सब ठीक है रास्ता, सोलर पर प्रधानमंत्री जी जिस पर जोर दे रहे हैं वो सब भी होना चाहिए, लेकिन सरकार इस तरह की जिम्मेदारी से नहीं बचनी चाहिए। और खासतौर से जी मंत्री जी, आज तो मुझे याद नहीं आया कि उन्होंने वो भजन गाने जय श्री राम करने के तो नहीं कहा था उस दिन, एक दिन पहले कहा था कि आप राम राम कीजिए, भजन गाइए, जय श्री राम कीजिए। तो अब वो किस तरह का वो देख रहे हैं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। नहीं, मुझे ये नहीं पता जी आप फिर एक लाइन देने जा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी इस पर सोच रहे हैं या मुख्यमंत्री जी इस पर नहीं सोच सकते। मतलब AK शर्मा जी कह रहे हैं कि सोना है तो सोलर लगा लीजिए, मैं तो चैन से सोने नहीं दूंगा आपको।
मेरे बिजली की भरोसे बैठोगे आप तो चैन से नहीं सो पाओगे। सोना हो तो अपनी नहीं, आर्थिक स्थिति मुख्यमंत्री जी मजबूत इस पर कीजिए, सोच सकते हैं। प्रधानमंत्री की सूर्यघर योजना पे जाइए, पैनल लगवाइए और फिर चैन की नींद सोइए। सबसे ज्यादा तो कई बार ये होता है कि कई बार ऐसा देखा है कि बिजली आई, 2 मिनट में गई, फिर आई, फिर गई, और ऐसा कहा जाता है कि भाई हम तो भुगते हुए हैं, टेलीविजन का ये उड़ गया, एसी का ये फूंक एसी जल्दी गया। खराब हो जाते हैं। और मुझे ये नहीं समझ में आता है कि आपको यदि काटना ही है तो आप बता दीजिए कि इतने से इतने घंटे हम काट रहे हैं। और ठीक है? ये कटौती वाली तो भुगतभोगी मैं अब हूं सर। होता क्या है कि राजस्थान में दिन में नियम भी के आप तरह 5 बार आप काट रहे बिजली हैं। काटी जाती है और सुबह का एक टाइम आपको निश्चित करके हर दिन अखबार में लिख कर आ जाएगा, आज सुबह फलानी एरिया में इतने बजे से इतने बजे तक कटौती होगी। ये होता रहा है। अब लेकिन भी- इस हाँ। पे थोड़ा कम सा हो ये गया बोलना जरूरी है, भाई कटौती होती थी 4-4, 6-6 घंटे होती थी, इस सरकार में कटौती बंद हो गई। इस सरकार में मैं न्यूनतम कह रही हूं कटौती सर, होती है। अच्छा हो और- रहा है, लेकिन अच्छा और नहीं, करने की जरूरत है। बहुत अकल्पनीय है जो पहले होता था, उससे आज तुलना करेंगे तो अकल्पनीय, लेकिन आज जो है हम उस पर हम उस पर accountability करते हैं, तय कराएंगे। accountability। वो सर, आज तो अच्छा हो रहा है, आज इसका तो मतलब पेट्रोल ये नहीं। डीजल वाला संकट मुझे भी एक है बात सर, उस और मुद्दे पर भी आ जाने पेट्रोल डीजल दीजिए। से पहले, हाँ। दुनिया में 100 सबसे गर्म शहर, 100 के 100 भारत में, 97 दुनिया के देश। 10 सबसे गर्म शहर, 10 में से 8 उत्तर प्रदेश में, 2 छत्तीसगढ़ में। जरा ये भी सोचिए कहां हम जा रहे हैं, नदी बचा रहे हैं, तालाब बचा रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं, कैसा विकास कर रहे हैं, इसको भी सोचना चाहिए। पेट्रोल डीजल की बात कर लें, इसकी कीमतों में एक बार फिर से बढ़ोतरी हो गई है। पेट्रोल 87 पैसे, डीजल 91 पैसे महंगा हो गया है। 9 दिनों के अंदर अंदर तीसरी बार कीमतें बढ़ाई गई हैं। सीएनजी की कीमतों में भी इजाफा हुआ, 1 रुपए प्रति किलो महंगी हो गई। नई दरें आज से लागू हो गई। दिल्ली में पेट्रोल की आज की कीमत की बात करूं तो 99 रुपए 51 पैसे है। पूरा 100 रुपए डीजल की का बात करें तो 92 रुपए 49 पैसे है। और इस बढ़ोतरी की बड़ी वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल है। ये बताने की कोई आवश्यकता नहीं, अभी भी हॉर्मोज अवरुद्ध है। तो ऐसे में क्रूड ऑयल पर जो पेट्रोलियम कंपनीज है, अगर वो हर दिन प्रतिदिन 1000 करोड़ का अगर घाटा उठा रही है तो महंगाई का ये बोझ आपकी जेब पर भी आएगा। और मैं ये फिर कह रही हूं, अब बात प्रोफेसर जी आप उस पर जोड़ दीजिएगा कि ये तो फिर अभी कम हो रहा है, मुझे तो अभी भी ये लग रहा है ये तो और बढ़ेगा। मुझे लगता है कि सरकार को बाकी इसकी ही एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी, वो तो मान के चल रहे हैं कि अभी और बढ़ेगा। देखिए, अभी तो आप दिखा रहे हैं 100, हमने जो पढ़ा था सुबह अखबारों में कि $107 हो गया है प्रति बैरल। तो मुझे लगता है कि एक ही बार बढ़ा देते हैं जितना बढ़ाना है, और कम से कम उसको स्टेबलाइज करते 1 आध महीना पर। अभी बाजार के भाव के आधार पर आप कहते हैं कि हम बाजार में जो बदलती हैं उसके अनुसार से हम रोज बदलते हैं। लेकिन सर जब पैसा पहले करके ऐसे नहीं बढ़ता है ना तो दुख कम होता है। नहीं, पहले ऐसा होता था और हम देखते थे कि पेट्रोल की कीमतें जो हैं 12 बजे कुछ है, उसके बाद जो है वो सुबह उठ रहे हैं तो उसके बाद कुछ है, तो उस समय दिखता है। लेकिन इतने दिनों से तो उस पर नियंत्रण किए हुए था। तो सरकारी कंपनियों को मुझे लगता है कि इस शौक को ऑब्जर्व करने की आवश्यकता है आज के दिन में, रादर देन कि ये चीजें जो है ऑफलोड कर दें कंज्यूमर्स तक जा रहे हैं। आप कह रहे हैं एक तरफ कह रहे हैं फिर पॉसिबिलिटी क्या है? भाई कमाया है ना रोकेंगे? आपने, आप जब मैं तो देख रहा था 44 लाख करोड़ 77 एक कंपनी जो है वो 36,000 करोड़ सालाना कमा रही है। ऑयल इंडिया 75,000 करोड़ रुपए सर सालाना का। नहीं, मैंने सब कंपनियों के नहीं, एक कुछ 75,000 भी कमाए हैं, कुछ 36,000 करोड़ भी कमाए हैं। मैं 36,000 को मिनिमम वाले को ही मान लेता हूं। तब भी जब आप कमा रहे थे ना तो आप अपने को बोनस वगैरह तो दे रहे थे ना, अपने एम्प्लॉय को दे रहे थे। अब आप कम से कम ऐसी स्थिति में कम से कम शौक को ऑब्जर्व तो कीजिए, कंज्यूमर तक मत जाने दीजिए। यदि मान लेते हैं कि यही सस्टेन करता है 6 महीने, बात समझ में आती है, उसके बाद हम देखते। लेकिन अभी तो आपका भी राष्ट्रीय दायित्व तो बनता है कि आप उस शौक को ऑब्जर्व कीजिए, एब्जॉर्ब कीजिए। आप सरकार की बात कर रहे हैं, कंज्यूमर की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं तेल कंपनियों की बात कर रहा हूं। मैं तेल कंपनियों की बात कर रहा हूं। एक रिपोर्ट कंज्यूमर अभी हालांकि वोटर सर मैंने नहीं है भी ना पढ़ी। मीनाक्षी जी, आप समझते नहीं बात को। कंज्यूमर अभी इन दिनों वोटर नहीं है। नहीं सर एक इसमें चुनावी बात मैं नहीं कह रही हूँ सर, आपने तो बहुत हल्के से फिर महीन साइड दे दिया। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है, महीन साइड नहीं, वो हमेशा पॉलिटिकल ही बात बोलते हैं। आप खाली गौर से उनकी बातों को आप ध्यान रखिएगा। मैं सर सुन रही हूँ, लेकिन मैं बस ये कह रही हूँ कि एक रिपोर्ट मैंने ये भी पढ़ी है, जो बात विजय जी आप कह रहे हैं कि या प्रोफेसर साहब जो आप कह रहे हैं कि पेट्रोलियम कंपनियों ने पिछले साल में जितना मुनाफा कमाया
ये शुरुआती 3 महीनों में उन्होंने सारा मुनाफा गवा भी दिया। ये बात भी एक हकीकत है और इस पर भी बड़ी डिटेल में डिस्कशंस भी हुए थे कि पेट्रोल कंपनियां कब तक ये खर्च वहन कर पाएंगी, कब तक उस स्थिति में रह पाएंगी। आइए चलिए आपको एक बार फिर से उत्तर प्रदेश लिए चलती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपशब्द टिप्पणी करने वाले अजय राय की बात करती हूँ। उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कल अभद्र बयानबाजी को लेकर आज महोबा में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। अजय राय के खिलाफ कुछ बीजेपी के अज्ञात समर्थकों ने एफआईआर दर्ज किए हैं। इसे थोड़ा सा समझना होगा कि क्या पीएम मोदी को अपशब्द कहने पर एफआईआर है और 30 अज्ञात समर्थकों पर भी एफआईआर। उनके समर्थकों के खिलाफ 30 अज्ञात समर्थक हैं। अब वो कौन कौन हैं वो भी अब पता चल ही जाएगा कुछ दिनों में। लेकिन फिर वो ये बात कह रहे हैं कि वीडियो एआई जनरेटेड है। आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के लोग उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। आज उसकी बात मैंने उठाई तो भारतीय जनता पार्टी को नागवार गुजरा। उन्होंने एआई जनरेट वीडियो करके तैयारी करके और फर्जी तरीके से मुझे उसमें मुकदमा लगाने का प्रयास जो किया जा रहा है, जो मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं सरकार से कहना चाहूंगा, एक नहीं 100 मुकदमे लगा दो, उसको न्याय दीजिए और मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं। एक नहीं 100 मुकदमा झेलने के लिए तैयार हूं। तो ये बात अजय राय जो कर रहे हैं एआई जनरेटेड है। हर्षवर्धन जी, एआई जनरेटेड मुझे तो ऐसे लगा नहीं, लेकिन क्या पता अजय राय जी कोई नई टेक्निक लेकर आ गए होंगे। नहीं देखिए, एक तो ये कि आजकल मतलब कार्टूनों को कम देखा जाता है। लोगों को कहते हैं ना कि कार्टून कई बार ज़्यादा खतरनाक हो, लेकिन एक कार्टून ही मैंने देखा तो उसमें आया हुआ था वो उसकी पत्नी बोल रही अपने पति से, नेताजी हैं पति, तो उनसे कह रही कि चलो ठीक है, अब जो भी तुम करोगे अच्छा बुरा कोई दिक्कत नहीं, सब एआई पे डाल देना। तो मतलब ये वही है कि कुछ भी जो अच्छा बुरा करेंगे वो एआई पर डाल देंगे। अब वो वीडियो वायरल हुआ, अब उसका जवाब इस तरह से आ रहा है। होना ये चाहिए था कि आप उसकी माफी मांग लेते, लेकिन अब अजय राय कह रहे हैं अब तो उसकी जांच हो, सब कुछ हो। लेकिन जो ट्रैक रिकॉर्ड है इनका वो थोड़ा अच्छा नहीं है। को याद होगा नींबू मिर्ची लेके राफेल को ऐसे ऐसे कर रहे थे, और भी कई बयान उन्होंने दिए हैं, अब उसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं है। और दुर्भाग्य देखिए कि वो अजय राय हैं जिनको 1 मई को, शायद तारीख मुझे ठीक याद है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आपके अस्वस्थ होने की सूचना मिली है उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की, तो आप जल्द से जल्द स्वस्थ हों। तो उन्होंने कल ही स्थापित कर दिया कि नहीं, हम और अस्वस्थ हो गए। अजय राय के बड़े भाई की हत्या, उसका आरोप मुख्तार अंसारी के ऊपर था। सारी जिंदगी वो जैसे लड़ते रहे, लेकिन सही बात यह है कि अगर योगी आदित्यनाथ का राज ना आता, इस समय की स्थितियां नहीं होती, तो संभव नहीं था कि उनको न्याय मिलता। लेकिन आज तक उसको लेकर भी अजय राय कभी मुझे ऐसी कोई टिप्पणी नहीं दिखी। वो अपने अंदाज में रहते हैं, उनके ऊपर एक बाहुबली उस तरह का आरोप लगता रहता है। लेकिन नेता होने के बाद आदमी थोड़ी तो सार्वजनिक मर्यादा रखता है। देश के प्रधानमंत्री का सम्मान करना ही होता है। आप चुनाव हार गए, अंतर कम हो गया, तो आप अच्छे रहते तो शायद जनता को लगता कि नहीं हमने गलती कर दी। अब उनको लगेगा कि गलती वो कर दी जो नरेंद्र मोदी का जीत का अंतर कम कर दिया। अब राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री को गद्दार बोलेंगे तो उनके प्रदेश के अध्यक्ष से हम क्या उम्मीद करेंगे। जैसे पार्टी के आपके शीर्ष नेतृत्व प्रधानमंत्री के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं राहुल गांधी, तो अजय राय जैसे नेताओं को ताकत मिलती है कि भाई हमारा राष्ट्रीय नेता अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहा है तो हम और ज्यादा अपशब्दों का इस्तेमाल करेंगे, तो राहुल गांधी की नज़र में हम और बड़े नेता बनेंगे, राहुल गांधी हमें और बड़ी जिम्मेदारी देंगे। तो राहुल गांधी को कम से कम अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। और अजय राय ने जो बयान दिया उसके लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी कम से कम प्रधानमंत्री से माफी मांगे, अजय राय से कहे कि वो प्रधानमंत्री से माफी मांगे। इस तरीके से देश के प्रधानमंत्री को बयान देना ये शोभा नहीं बड़े देता। मुझे अच्छा नहीं लगता बोलते हुए, लेकिन ऐसी फड़क छाप भाषा कैसे इस्तेमाल करते हैं। देखिए, आपने कहा ना कि खड़गे जी माफी मांगे, राहुल जी माफी मांगे। खड़गे जी ने आतंकवादी उनको घोषित कर दिया, प्रधानमंत्री को आतंकवादी कह दिया, टेररिस्ट बोला ना जी प्रधानमंत्री को। फिर सफाई देने लगे कि हर समय सफाई में मजेदार बात है, प्रेस ने हमारी बातों को डिस्टॉर्ट कर दिया है। आज के दिन में कितना कोई डिस्टॉर्ट करता है। आज के दिन में तो जो आप बोलते हैं वो सब चीजें आ जाती है। और एआई जनरेटेड है या सच्चाई है, इन दोनों के बीच में फैक्ट चेकर जो है ना 2 सेकंड्स में निकाल करके सोशल मीडिया पर डाल देते हैं कि ये सच्चाई क्या है और जिस है गलत क्या है। दूसरी बात, ये अजय राय पहली बार नहीं बोल रहे हैं इस प्रकार का जी। वो हैबिचुअल ऑफेंडर के तौर पे है। प्रधानमंत्री के बारे में घटिया शब्दों का प्रयोग
ये पहली बार नहीं करे हैं, कई बार कर चुके हैं। और मुझे नहीं पता है कि जी। वो क्यों कर रहे हैं, उनसे उनको क्या मिल रहा है अजय राय को, मुझे नहीं जानकारी है। लेकिन मुझे लगता है कि ये अब वक्त आ गया है कि ऐसी स्थिति में एफआईआर करके सिर्फ एफआईआर तक वो सीमित नहीं रहे, वाकई कोई फास्ट ट्रैक वगैरह जैसी कोई व्यवस्था हो जो आप ऐसे जगहों पर आप उसको लगाएं और उनको जेल की दीवारों और वैसे भी प्रधानमंत्री मोदी को जब जब गाली कोई देता है उससे बीजेपी का नुकसान नहीं होता, देखिए ये उससे कांग्रेस पार्टी का नुकसान नहीं होता है। मीनाक्षी, इसको राजनीतिक फायदे नुकसान के दायरे में नहीं लाना चाहिए। मुझे लगता है कि लोकतंत्र की जो भी बात हो एक मर्यादा के दायरे में वो रहनी चाहिए, और नेताओं को कम से कम आप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ऐसे लोगों के जो संवैधानिक पदों पर बैठे हों उनके खिलाफ इस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग बिल्कुल गलत है। ये कर रहा है तो फिर नीचे की लीडरशिप तो करेगी ही, तो सर जांच ब्रेक के लिए होगी, मुझे लेकिन जाना ये है। जो मतलब जो इस पे फैक्ट Fact चेक check वगैरह हुआ पे है। करते हैं वो यही कह रहे हैं कि अभी तक जो दिख रहा है वो ऑथेंटिक ऑथेंटिक है। अरे वो बाकी ऑथेंटिक तो- है सर, वो तो बाकी केवल तो बचने के लिए कर नहीं, रहे हैं। इसलिए मैं बता रहा हूँ जिससे लोगों को समझ में आ जाए कि ऑथेंटिक है।